हेलो एंड वेलकम टू यंग माइंड्स करियर इंस्टीट्यूट। होप यू गाइस आर डूइंग गुड। सो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था प्रोटीन्स के बारे में, और आज का जो क्लास है उसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रांसपोर्ट अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। होप कि आपने प्रीवियस वीडियोस में हमारी देख ली होगी। अगर नहीं देखा है तो आई अर्ज कि आप जाके एक बार ज़रूर देख लें, सो दैट कि आज के जो क्लास में हम जो डील करेंगे उसका लिंक आप इजीली इस्टेब्लिश कर सकें। ठीक है, सो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, डायरेक्टली टॉपिक पे आते हैं। एक चीज़ और कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें। इससे क्या होगा, थोड़ा मोटिवेशन मोराल बूस्ट हो जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, आज है हमारा ये लेक्चर नंबर 4। ठीक है, ये है लेक्चर नंबर 4, और यहाँ पे जो हम डील करने वाले हैं वो डील करने वाले हैं ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट अक्रॉस अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ट्रांसपोर्ट अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस तरीके से होता है, यानी आज की क्लास में हम डील करने वाले हैं कि जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स होते हैं, आयंस होते हैं, उनका जो मूवमेंट है अक्रॉस द मेम्ब्रेन, की मेम्ब्रेन के अंदर से बाहर या बाहर से अंदर की तरफ, वो किस तरीके से आते हैं, किन किन मेथड्स का वो यूज़ करते हैं, वो हम डील करने वाले हैं। तो जनरली क्या है, ट्रांसपोर्ट अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए दो मेथड हम यूज़ कर सकते हैं, या बोल सकते हैं कि दो तरीके प्राइमरीली होते हैं। जिसमें से जो पहला तरीका होता है जिसको हम बोलते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट, इसको हम क्या बोलते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। इसको बोलते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो इसको पैसिव ट्रांसपोर्ट बोलने का रीज़न क्या है, इसको पैसिव ट्रांसपोर्ट बोलने का रीज़न है बिकॉज इसके अंदर जो मूवमेंट होता है मॉलिक्यूल का, जो मोशन हो रहा है मतलब मॉलिक्यूल का, उसके लिए बेसिकली कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की रिक्वायरमेंट होती है। अब ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या होता है इसको समझ लेते हैं। सपोज करो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है हमारा, ठीक है, और इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटसाइड मान लेते हैं कोई मॉलिक्यूल है जिसकी कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा हाई है, और अंदर उसी मॉलिक्यूल की जो कंसंट्रेशन है वो लो है। तो जब भी कोई मॉलिक्यूल हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है तो इसको बोलते हैं अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ। यानी इधर की तरफ जो मॉलिक्यूल है उसका कंसंट्रेशन हाई है, और इधर की तरफ जो मॉलिक्यूल है उसका कंसंट्रेशन क्या है, लो है। तो मॉलिक्यूल हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रहा है। तो इस तरीके का जो मोशन होता है इसको बोलते हैं हम पैसिव ट्रांसपोर्ट, बिकॉज यहाँ पे कोई भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, और यहाँ पे जो भी मॉलिक्यूल मोशन कर रहा है वो अपने कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अलोंग कर रहा है। तो इसलिए क्योंकि यहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो इस प्रोसेस को हम डाउनहिल प्रोसेस भी बोलते हैं, बिकॉज नो एनर्जी इज रिक्वायर्ड इन दिस प्रोसेस। इसी चीज़ को हम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या है कि मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स आयंस along the concentration gradient। यानी अगर concentration gradient के along मोशन होगा तो उस मोशन को हम बोलते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। इस प्रोसेस के अंदर कोई भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, सो नो एनर्जी इज रिक्वायर्ड। यहाँ पे कोई भी एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होगा, इसलिए इस प्रोसेस को हम क्या बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं हम डाउन हिल प्रोसेस। इसको क्या बोल रहे हैं हम, डाउन हिल प्रोसेस बोल रहे हैं। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो दूसरा मेथड है उस मेथड को हम नाम दे सकते हैं यहाँ पर एक्टिव ट्रांसपोर्ट। दूसरा क्या है, इसको बोल रहे हैं हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में होता क्या है, यहाँ पे कोई भी मॉलिक्यूल या आयन है, ठीक है, उसका जो मोशन होता है वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अलोंग ना होके उसके अगेंस्ट होता है। इसका मतलब क्या है कि सपोज करो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटसाइड कोई भी मॉलिक्यूल बहुत, उसका जो अमाउंट है बहुत कम है, और अंदर उसी पर्टिकुलर सब्सटेंस का जो अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा हाई है। तो अब यहाँ पर होगा क्या कि अब ये जो मोशन हो है आइडियली तो होना चाहिए कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, बट एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होगा, अगेन ये क्या होगा, अगेंस्ट द ग्रेडियंट हो रहा है, यानी कि लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ हो रहा है। यहाँ पे मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन लो है और यहाँ पे कंसंट्रेशन हाई है, फिर भी ये क्या हो रहा है, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो रहा है। तो इस प्रोसेस में क्या होगा, फिर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, बिकॉज कोई भी चीज़ अलोंग द ग्रेडियंट अपने आप हो सकता है, बट अगर अगर हमें उसे अगेंस्ट द ग्रेडियंट करवाना होगा तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो जब एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी तो ऐसे प्रोसेस को हम बोलते हैं अपहिल प्रोसेस। तो यहाँ पे हम इसको डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो डेफिनेशन क्या होगा, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स
molecules ions against the concentration gradient, यानी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट अगर मोशन होता है तो उसको हम बोलेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ओके, सो यहाँ पे क्या होगा, एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे क्या चाहिए, एनर्जी इज रिक्वायर्ड, यहाँ पे एनर्जी इज रिक्वायर्ड, यहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो क्योंकि यहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, इसलिए इस प्रोसेस को हम क्या नाम देंगे, यहाँ पे इस प्रोसेस को नाम देंगे कि ये अपहिल प्रोसेस है। अपहिल प्रोसेस, अपहिल का मतलब क्या होता है, अप का मतलब होता है जैसे हिल पे अगर आप चढ़ेंगे तो आपको एक एडिशनल फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, एडिशनल एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पर भी सेम क्या है कि अगेंस्ट द कंसंट्रेशन वो ग्रेडियंट काम कर रहे हैं, तो एनर्जी की ऑब्वियस सी बात है रिक्वायरमेंट होने वाली है आपको। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, अपहिल प्रोसेस बोलेंगे। अब हम क्या करने वाले हैं, इन दोनों प्रोसेस को डिटेल करेंगे, बट जो आज का लेक्चर है यहाँ पे हम रेस्ट्रिक्ट करेंगे अपने आप को सिर्फ और सिर्फ पैसिव ट्रांसपोर्ट। वो भी देख लेते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट में हम कहाँ तक आज जा सकते हैं, कि अदरवाइज वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाती है और बच्चे मुझे लगता नहीं है इतने लंबी लंबी वीडियो को देखना प्रेफर करते हैं। सो अभी हम जो डील करेंगे, अब वो डील करने वाले हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट को हम थोड़ा ग्रेटर डिटेल में हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो अब हम बात कर रहे हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट के बारे में। अगर आपको कोई डाउट वाउट आता है तो आप इजीली कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ये जो भी हम ये लेक्चर हम यहाँ पे शूट कर रहे हैं, इसका जो भी पीडीएफ है आप हमारे वो डायरेक्टली टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि जस्ट लेक्चर के बाद मैं उसको वहाँ पर अपलोड कर लेता हूँ, तो आपको नोट्स बनाने में भी बहुत आसानी होगी। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें और लाइक भी कर लें, ये सिंपल सी चीज़ है, इससे मेरा मोरल बूस्ट रहता है। तो अब हम बात कर रहे थे पैसिव ट्रांसपोर्ट के बारे में। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट में एक्चुअली होता क्या है, इसको समझ लेते हैं। तो अभी जस्ट डेफिनेशन तो मैंने बताई दी कि यहाँ पे जो मोशन होगा या जो मूवमेंट होगा मॉलिक्यूल का, वो क्या होता है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अलोंग होता है, यानी अगेंस्ट नहीं होता, अलोंग होता है, यानी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ होता है। यानी कोई भी सब्सटेंस है वो एक ऐसे रीजन से मूव करेगा जहाँ पे कंसंट्रेशन हाई है, और ऐसे रीजन की तरफ जाएगा जहाँ पे कंसंट्रेशन लो होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट में। अभी जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है उसको हमने फर्दर दो पार्ट में डिवाइड कर लिया है, या हम बोल सकते हैं कि सिंपल जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है उसको हमें दो कैटेगरी के अंदर डील करना है। एक तो होता है हमारा सिंपल डिफ्यूजन, एक होगा हमारा सिंपल डिफ्यूजन, और एक होता है हमारा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ठीक है, एक होगा सिंपल और एक होगा फैसिलिटेटेड, एक होगा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अब ये दोनों में क्या फ़र्क है, इसको वन बाय वन करके हम इसको डील कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं सिंपल डिफ्यूजन की, तो अभी हम सबसे पहले डील कर लेते हैं कि सिंपल डिफ्यूजन का क्या मतलब होता है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। तो सिंपल डिफ्यूजन का मतलब क्या होगा कि यहाँ पर कोई भी जो मॉलिक्यूल है, ठीक है, जैसे सपोज करो ये हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और आपको पता होगा कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ये जो पार्ट होता है अंदर वाला पार्ट, वो होता है हाइड्रोफोबिक नेचर का। ये होता है आपका हाइड्रोफोबिक नेचर का, यानी ये वाटर से हिट करता है या आयनिक नेचर का नहीं होता। तो यहाँ से इस अगर हम बात करें सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन को वही मॉलिक्यूल क्रॉस कर सकते हैं जो हाइड्रोफोबिक नेचर का हो। ठीक है, अगर वो हाइड्रोफोबिक नेचर का नहीं है तो वो क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ईजिली क्रॉस नहीं कर सकता। तो यहाँ पे हमें ये बात को इंश्योर करना होगा कि जो मॉलिक्यूल यहाँ पे ट्रांसपोर्ट कर रहा है अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो कैसा होगा हमारा, वो भी हाइड्रोफोबिक नेचर का ही होना चाहिए। ठीक है, तो अब इसमें होगा क्या कि ऑब्वियस सी बात है डायरेक्टली ये ट्रांसपोर्ट कर रहा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस ट्रांसपोर्ट कर रहा है। तो पहली चीज़ सिंपल डिफ्यूजन में क्या आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पे हमें कोई भी ट्रांसपोर्टर की नीड नहीं होती। ठीक है, सो नो नीड ऑफ ट्रांसपोर्टर, कोई भी अलग से हमें ट्रांसपोर्टर नहीं चाहिए, क्योंकि ट्रांसपोर्टर की रिक्वायरमेंट तब हमें लगती है जब यहाँ पे जो ट्रांसपोर्टिंग मॉलिक्यूल है उसका नेचर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नेचर से मैच नहीं करता। तो यहाँ पे क्योंकि अगर मान लेते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारा हाइड्रोफोबिक नेचर का है और जो मॉलिक्यूल है वो भी हाइड्रोफोबिक नेचर का है, तो वो ईजिली खुद ही क्रॉस कर सकता है, उसके लिए वहाँ पर उसको कोई भी ट्रांसपोर्टर की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, बट कंडीशन अगेन हमारे पास वहाँ पर यही है कि सिंपल डिफ्यूजन भी तभी हो सकता है जब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मेंटेन हो। अगर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मेंटेन नहीं है तो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन या मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट क्या होगा, नहीं हो पाएगा। तो सिंपल डिफ्यूजन में भी क्या होता है, मॉलिक्यूल का जो मूवमेंट होता है वो अलोंग द ग्रेडियंट ही होता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें कि किस मॉलिक्यूल का ज़्यादा ट्रांसपोर्ट होता है और किस मॉलिक्यूल का कम होता है,
तो ऑब्वियस सी बात बताया कि मैंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नेचर कैसा होता है, हाइड्रोफोबिक का। तो ऐसे मॉलिक्यूल जो हाइड्रोफोबिक नेचर के हैं, ठीक है, जो हमारे हाइड्रोफोबिक नेचर के हैं, उनका जो मोशन होगा वो बोल सकते हैं हाइड्रोफिलिक या आयंस के कंपैरिजन में क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। या फिर हम इसको बोल सकते हैं नॉन पोलर, या हम इसको क्या बोल सकते हैं, नॉन पोलर। जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स का जो मोशन होता है, जो मूवमेंट होता है, वो पोलर के कंपैरिजन में क्या होता है, बहुत ज़्यादा ज़्यादा ही होता है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे इस चीज़ को अच्छे से ध्यान से समझना है। नेक्स्ट अब बात करते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में होता क्या है कि यहाँ पे हम ऐसे मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट करवा रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस, जिनका जो नेचर होता है वो पोलर नेचर का होता है। सिंस आर प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज नॉट ऑफ पोलर नेचर, वो हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है, तो वहाँ से क्या है कि डायरेक्टली पोलर मॉलिक्यूल तो ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते। तो अब उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें वहाँ पे कुछ तिकड़मबाजी करनी है, कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा, सो दैट कि जो पोलर मॉलिक्यूल्स है वो भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर लें। अब क्योंकि उन मॉलिक्यूल्स को हमें क्रॉस करवाना है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के अंदर, तो फैसिलिटेटेड का मतलब क्या है कि यहाँ पे कोई चीज़ चाहिए जो उसको ट्रांसपोर्ट करवा दे। तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में होगा क्या कि यहाँ पे हमें ट्रांसपोर्टर की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि वो खुद से तो क्रॉस करने से रहा, बिकॉज ये जो मॉलिक्यूल है यहाँ पे, मॉलिक्यूल कैसे होंगे, पोलर होंगे, लार्ज मॉलिक्यूल्स होंगे, तो इनके ट्रांसपोर्ट के लिए हमें क्या चाहिए, ट्रांसपोर्टर की नीड होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं ट्रांसपोर्टर इज रिक्वायर्ड, ट्रांसपोर्टर इज रिक्वायर्ड, ठीक है। यहाँ पे ट्रांसपोर्टर की हमें नीड है, तो ट्रांसपोर्टर रिक्वायर्ड ही होगी हमें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जिन मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो मॉलिक्यूल किस नेचर के होंगे, पोलर नेचर के अंदर, ठीक है। सो लार्ज लार्ज पोलर पोलर मॉलिक्यूल्स आर ट्रांसपोर्टेड। तो जितने भी लार्ज पोलर मॉलिक्यूल्स है उनका जो ट्रांसपोर्ट होता है उसके लिए हमें फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखना है, भले ही यहाँ पे हमें ट्रांसपोर्टर की रिक्वायरमेंट हो रही है, लेकिन अभी भी जो मोशन हो रहा है वो अलोंग द ग्रेडियंट हो रहा है, क्योंकि हम पैसिव डिफ्यूजन, पैसिव ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हैं। पैसिव ट्रांसपोर्ट में जो भी मोशन होता है वो अलोंग अलोंग द ग्रेडियंट होता है, अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ही होता है। यानी यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बाहर से, या ऐसा नहीं कि ट्रांसपोर्टर है तो हम अगेंस्ट द ग्रेडियंट करवा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा, अलोंग द ग्रेडियंट ही होगा। तो अब हम बात कर रहे हैं सिंपल डिफ्यूजन को, पहले डिटेल कर लेंगे, फिर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन को डिटेल करेंगे। अगर यहाँ तक कोई डाउट है तो सिंपली कमेंट करें, आप पूछे इसे। तो नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, जो हमें ज़्यादा डिटेल करना है, वो ज़्यादा डिटेल करना है किसके बारे में, सिंपल डिफ्यूजन, उसके बाद फैसिलिटेटेड को पढ़ लेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिंपल डिफ्यूजन। तो सिंपल डिफ्यूजन में क्या होगा, जैसे सपोज करो कोई भी गैस मॉलिक्यूल है, उसका अगर ट्रांसपोर्ट करवाना है तो क्या होगा कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ होगा। यहाँ पे सिर्फ एक बात जो सबसे बार बार मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ कि यहाँ पे जो भी मोशन होगा वो कैसा होगा, अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ही होगा, ठीक है। बाहर से हमें कोई भी अगेंस्ट द ग्रेडियंट इसको करवा ही नहीं सकते, ठीक है। तो जब भी कोई चीज़ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अलोंग होता है तो उस कंडीशन में क्या होगा कि एक ऑलरेडी एनर्जी सेटअप होती है, क्योंकि जैसे सपोज करो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यहाँ पे कोई चीज़ ऑलरेडी बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है और यहाँ पे कोई चीज़ लेस अमाउंट में प्रेजेंट है। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि यहाँ पे ऑलरेडी हाई एनर्जी है, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, कोई भी चीज़ यहाँ से यहाँ पे ट्रांसपोर्ट कर जाता है। अगर हम इसको मैथमेटिकली चेक करना चाहें तो इसके लिए आपने केमिस्ट्री में गिब्स फ्री एनर्जी का इक्वेशन पढ़ा होगा। गिब्स फ्री एनर्जी क्या है वो आपने पढ़ा होगा कि डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या होता है, 2.303 आर टी इंटू लॉग सी आउट अपॉन सी इन, या बोल सकते हैं C2 अपॉन C1, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है। अगर इस फॉर्मूला को सॉल्व करने के बाद डेल्टा जी की वैल्यू, गिब्स फ्री की एनर्जी की जो वैल्यू है वो नेगेटिव आती है, तो रिएक्शन कहलाता है स्पॉन्टेनियस। तो रिएक्शन कैसा कहलाएगा, रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, उसको स्पॉन्टेनियस रिएक्शन बोलेंगे। यानी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का मतलब कि वो रिएक्शन पॉसिबल है, वो रिएक्शन हो सकता है। लेकिन अगर डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव आती है, ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, रिएक्शन को बोलेंगे नॉन स्पॉन्टेनियस, ठीक है। तो रिएक्शन कैसा होगा, रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस,
तो हम इसके थ्रू भी चेक कर सकते हैं कि कोई मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो एक क्वेश्चन भी लगा के देख लेते हैं, क्वेश्चन करके देख लेते हैं, सो दैट कि आप इजीली इसको समझ पाएंगे कि इस फॉर्मूला को हमें अप्लाई कैसे करना है। ठीक है, लेट सपोज कि सेल के अंदर जो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, मान लेते हैं वो 100 mm ऑफ Hg है, 100 mm ऑफ Hg है, और जो आउटसाइड द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, लेट्स से वो 10 mm ऑफ Hg है। ठीक है, अब हमें देखना है, क्योंकि अब तो हमें ये पता चल रहा है कि यहाँ पे एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बन रहा है, मीन्स कि हम देख के बता सकते हैं कि यहाँ पे अंदर की तरफ जो कंसंट्रेशन है वो क्या है, बहुत ज़्यादा हाई है। ठीक है, और बाहर की तरफ जो कंसंट्रेशन है वो कैसा है, वो लो है हमारा। तो अब क्या है कि हमें ये पता चल रहा है, देख के तो बता सकते हैं कि जो CO2 है, CO2 सिंपल डिफ्यूजन की मदद से ये अंदर से बाहर की तरफ जाएगा। लेकिन हम इसको चेक भी कर लेते हैं इस फॉर्मूले का यूज करके कि क्या ये सच में जाएगा। तो इसके लिए अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं तो डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या होता है, 2.303। अब यहाँ पे जो आर टी है, आर को गैस कांस्टेंट बोलते हैं, टी को हमारा टेम्परेचर बोलते हैं। ठीक है, तो आर टी कॉन्स्टेंट वैल्यू पे अगर हम इसको सॉल्व कर दें, इस पूरे वैल्यू को सॉल्व करने के बाद, तो हमें एक फिक्स वैल्यू आती है जो आपको याद रखना है, क्योंकि अब हमें ये बाकी जो चीज़ें बायोकेमिस्ट्री में आप डील कर लेंगे। यहाँ पे डायरेक्टली 2.303 को जब सॉल्व करते हैं तो हमें फिक्स वैल्यू मिलती है, दैट इज 1.36। ठीक है, तो अगर मैं डायरेक्टली 1.36 लिखूँ यहाँ पे, उसके बाद लिखूँ लॉग सी आउट का मतलब कि हम C2 का मतलब है कि हम जा कहाँ पे रहे हैं, तो फाइनल क्या हमारा बाहर है, तो बाहर की कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी 10, और अंदर की कंसंट्रेशन कितनी है 100। तो उसको जब डिवाइड दे दोगे तो डिवाइड देने के बाद आएगा लॉग 1/10 आ जाएगा। ठीक है, तो log 1/10 का मतलब होता है log 10 की पावर -1, यानी इसको हम ये लिख सकते हैं 1.36 इंटू लॉग 10 की पावर -1, -1 बाहर आ जाएगा, तो 1.36 इंटू 10 टू द पावर -1, और log 10 1 हो जाता है, तो वैल्यू किस में आ रही है, नेगेटिव में आ रही है। नेगेटिव क्या, 1.36 आ रहा है डेल्टा जी। तो यानी डेल्टा जी नेगेटिव का मतलब क्या है, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, तो यानी ये रिएक्शन होगी, यानी ये रिएक्शन फेवर करेगा, यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो सेल के अंदर से बाहर की तरफ मोशन करेगा, यानी मूवमेंट कर सकता है। ठीक है, तो ये हमें पता चलता है। तो ये था सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन के बाद एक जो दूसरा रिएक्शन है, जो दूसरा प्रोसेस है, उसको हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। ठीक है, और ऑस्मोसिस के थ्रू क्या होगा, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का ट्रांसफर होता है, या हम बोल सकते हैं वाटर मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट होता है, तो ऑस्मोसिस। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं ऑस्मोसिस के बारे में। ठीक है, तो ऑस्मोसिस क्या होता है, अगर इसको मैं ऑस्मोसिस को डिफाइन करूं तो ये एक बहुत सिंपल सा, एक बहुत अच्छा प्रोसेस है। इसमें होता क्या है कि कोई भी जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है, या हम बोल सकते हैं सॉल्वेंट इन द सेंस वाटर मॉलिक्यूल है, तो वाटर मॉलिक्यूल का जो ट्रांसफर होगा वो क्या होगा, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ होगा। बट यहाँ पे क्या चाहिए, एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरफ, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की रिक्वायरमेंट है। तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं, मूवमेंट movement of water from a region of high concentration to a region of low concentration through semi permeable membrane। तो यहाँ पे क्या है कि जो भी मोशन हो रहा है वो किसके थ्रू हो रहा है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू हो रहा है। ठीक है, यानी यहाँ पे भी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की रिक्वायरमेंट चाहिए ही चाहिए, वो रिक्वायरमेंट तो असेंशियल कंडीशन है। तो यहाँ पर होगा क्या, जैसे सपोज करो कोई बीकर ले लिया हमने, और यहाँ पे हमने एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कंसिडर किया। ठीक है, तो अब यहाँ पर होगा क्या कि जो मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन क्या होगा, लेट सपोज कि यहाँ पे वाटर की कंसंट्रेशन हाई है, और यहाँ पे वाटर की जो कंसंट्रेशन है वो लो है, तो मॉलिक्यूल क्या होगा, इधर से इधर की तरफ मूव करेगा। लेकिन बीच में जो मेम्ब्रेन चाहिए, उस मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं, इस मेम्ब्रेन को बोलते हैं सेमी परमेबल, इसको बोलते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक है, तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की मदद से ट्रांसपोर्ट हो रहा है, इसलिए इसको ऑस्मोसिस बोल रहे हैं। ठीक है, अब ये जो ऑस्मोसिस है, इसको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। ये जो हमारा ऑस्मोसिस है, इसको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। एक होता है हमारा एंड ऑस्मोसिस, ठीक है, एक होगा एंड ऑस्मोसिस, ठीक है, और एक होता है एक्सॉस्मोसिस या एक्सोऑस्मोसिस।
एक होगा एंड ऑस्मोसिस एंड नेक्स्ट वन इज हमारा एक्सोस्मोसिस। दो चीज़ें हैं यहाँ पे जिसको हमें डील करना है, एक एंडोऑस्मोसिस और एक एक्सोऑस्मोसिस। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि एंडोऑस्मोसिस में होता क्या है, ठीक है। तो पहले इसको डिटेल कर देता हूँ मैं। सपोज करो किसी सेल को मैंने एक ऐसे सॉल्यूशन के अंदर प्लेस किया, ये मान लेते हैं सेल है, ठीक है। इसको एक ऐसे सॉल्यूशन में प्लेस किया जो हाइपोटोनिक है। हाइपोटोनिक हाइपोटोनिक का मतलब क्या है कि सेल के अंदर जो भी सब्सटेंस है उसका कॉन्सेंट्रेशन हाई है और जो सेल के बाहर जो भी सॉल्यूशन है उसका कॉन्सेंट्रेशन लो है। यानी इसके अंदर सॉल्यूट का अमाउंट कम है। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या है, इसके अंदर सॉल्यूट का अमाउंट कम है, इसके अंदर सॉल्यूट का अमाउंट क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे ऑलरेडी हमारा क्या फील्ड होगा, वाटर फील्ड है। यहाँ पे वाटर की जो कंसंट्रेशन है वो सेल से ज़्यादा है। सेल के अंदर कम है वाटर की कंसंट्रेशन, सेल के बाहर क्या है, वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो इस कंडीशन में होगा क्या कि ये जो वाटर है, वाटर सेल के अंदर एंटर करना स्टार्ट कर देगा। ये जो वाटर है हमारा, ये वाटर क्या करेगा, इस तरीके से सेल के अंदर एंटर करना स्टार्ट करेगा। तो जब सेल के अंदर एंटर करना स्टार्ट होगा तो सेल के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उसको समझ लेते हैं। अगर कोई ऐसा सेल है हमारे पास जिसके पास सेल वॉल नहीं है, ठीक है, लाइक सपोज करते हैं कुछ ऐसे सेल है, यानी अभी जो एग्जांपल हम बात कर रहे हैं वहाँ पे क्या है, सेल वॉल नहीं है, जैसे कि एनिमल सेल, ठीक है, एनिमल सेल हो गया या प्रोटोप्लास्ट हो गया, ठीक है, प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट का मतलब क्या होता है, प्रोटोप्लास्ट एक ऐसा सेल है या बोल सकते हैं प्लांट सेल है जिसके अंदर सेल वॉल नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब है प्लांट सेल विदाउट विदाउट सेल वॉल, विदाउट सेल वॉल। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, एक है स्फीयरोप्लास्ट। स्फीयरोप्लास्ट स्फीयरोप्लास्ट क्या होता है, ये बैक्टीरियल सेल है, ये भी विदाउट सेल वॉल है, ठीक है। बैक्टीरियल सेल, बैक्टीरियल सेल विदाउट सेल वॉल। तो यानी अगर मेरे पास कोई ऐसे सेल हैं जिनके पास सेल वॉल एब्सेंट है, सेल वॉल है ही नहीं, तो उन सेल्स को अगर मैं हाइपोटोनिक सोल्यूशन के अंदर रखता हूं तो उस केस में क्या होगा, दे विल स्वेल एंड बर्स्ट, ठीक है। तो क्या होगा, ऑल सेल स्वेल्ड अप, swelled up and eventually burst and eventually burst, इवेंचुअली क्या होंगे, ये बर्स्ट हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर मेरे पास कोई एक ऐसा सेल है जिसके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट है, सेल वॉल इन द सेंस कि सपोज करो प्लांट सेल ही हो गया, ठीक है, प्लांट सेल हो गया, बैक्टीरियल सेल हो गया, फंगल सेल हो गया, बैक्टीरियल सेल हो गया, ठीक है, फंगल सेल हो गया, फंगल सेल हो गया। अब इनके अंदर क्या है, सेल वॉल प्रेजेंट है। तो जब सेल वॉल प्रेजेंट है तो इस केस में जितने भी सेल हैं ये सारे के सारे सेल कैसे हो जाएंगे, टर्जिड हो जाएंगे, ठीक है। सो ऑल सेल बिकम टर्जिड। तो सारे सेल क्या हो जाएंगे, टर्जिड हो जाएंगे, फूल जाएंगे, ठीक है, सारे के सारे सेल। तो ये तो हमने डिस्कस किया एंडोस्मोसिस के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं एक्सऑस्मोसिस के बारे में, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारा है वो है हमारा एक्सऑस्मोसिस, कि एक्सऑस्मोसिस क्या होता है। तो एक्सऑस्मोसिस एक्सऑस्मोसिस में होगा क्या कि सपोज करो कि अगर किसी सेल को मैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर प्लेस करता हूँ, मान लेते हैं ये एक सेल है, ठीक है। अब इस सेल को मैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर प्लेस कर रहा हूँ। तो जिस सेल को मैं अंदर प्लेस कर रहा हूँ वो सेल कैसा है, मेरा हाइपरटोनिक सेल है, ठीक है। तो ये जो हाइपरटोनिक सेल है इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर सॉल्यूट कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा। इसके अंदर क्या होगा, सॉल्यूट कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा बट सॉल्वेंट कंसंट्रेशन कम होगा। लेकिन वही अगर हम बात करें इस सेल के अंदर सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा, यानी वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा। तो ये जो वाटर है, ये वाटर क्या करेगा कि सेल से बाहर निकलना स्टार्ट करेगा, इस तरीके से सेल के बाहर निकलना स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो जब ये वाटर सेल के बाहर निकल जाएगा इस कंडीशन में, तो इस कंडीशन में होगा क्या
इस कंडीशन के अंदर कि अगर ऐसे सेल हैं, सपोज करो जिनके पास सेल वॉल नहीं है, अगेन जो ऊपर एग्जांपल्स लिए थे हमने, कौन कौन से, एनिमल सेल, प्रोटोप्लास्ट, स्फीरोप्लास्ट, इन सेल्स के पास क्या है, सेल वॉल नहीं है। तो जब सेल वॉल नहीं होगा तो ये सारे के सारे सेल क्या होंगे, श्रिंक हो जाएंगे। ये सारे के सारे सेल क्या हो जाएंगे, श्रिंक हो जाएंगे, अपने शेप को ये श्रिंक कर लेंगे, क्योंकि सारा का सारा वाटर बाहर आ जाएगा। लेकिन अगर ऐसे सेल्स हैं जिनके पास सेल वॉल प्रेजेंट है, लाइक कि प्लांट सेल हो गया, एनिमल लाइक बैक्टीरियल सेल हो गया, या फिर हम बात कर रहे हैं फंगल सेल हो गया, जिनके पास क्या है, हमारे पास सेल वॉल है, तो ऐसे सेल क्या हो जाएंगे आपके, सिंपल प्लाज्मोलाइज्ड हो जाएंगे। ऐसे सेल क्या हो जाएंगे, प्लाज्मोलाइज्ड हो जाएंगे। प्लाज्मोलाइज्ड का मतलब क्या होता है, सपोज करो ये सेल वॉल है किसी सेल का, और ये मान लेते हैं इसके अंदर इसका ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो होगा क्या कि जैसे इसको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर प्लेस करेंगे, तो प्लेस करने से होगा क्या, सेल वॉल तो सेम रहेगा, सेल वॉल में तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन जो सेल मेम्ब्रेन है वो अंदर से श्रिंक हो जाएगा पहले के मुकाबले। तो जब अंदर से श्रिंक हो जाएगा तो इसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मोलाइज्ड। इसको क्या बोलते हैं हम, प्लाज्मोलाइज्ड बोलते हैं, कि सेल हमारा प्लाज्मोलाइज्ड हो गया। अब हम डील करेंगे कि जो हमारा ऑस्मोसिस है वो बात किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, यानी ऑस्मोसिस जो हो रहा है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, किन किन चीज़ों से पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं ऑस्मोसिस डिपेंड्स ऑन। ठीक है, ऑस्मोसिस किस किस पे डिपेंड करता है, तो उसके लिए हमारे पास केमिस्ट्री में आपने शायद पढ़ा होगा, सोल्यूशन वाला चैप्टर क्लास 12th वाला अगर याद आ रहा हो तो पढ़ा होगा, पाई इज इक्वल टू क्या होता है, सिंपल ICRT। ऑस्मोटिक प्रेशर को हम पाई से डिनोट करते हैं। ठीक है, आई क्या है, आयनाइजेशन फैक्टर है। ठीक है, यानी कोई भी चीज़ डिग्री ऑफ आयनाइजेशन बोल सकते हो, इसे क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। डिग्री ऑफ आयनाइजेशन का मतलब होता है कि जो भी हमने सॉल्यूट ले रखा है वो कितने पार्ट में टूट सकता है। सी यहाँ पर क्या है, कॉन्सेंट्रेशन है। ठीक है, और RT आपका कांस्टेंट वैल्यू है, गैस कांस्टेंट है, एक टेम्परेचर है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं, सपोज करूं कि आइसोटोनिक सोल्यूशन अगर ले लेते हैं, ये मान लेते हैं बीकर है, और यहाँ पे बीच में हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन ले रखा है, इधर भी 1 मिलीमोल ग्लूकोज का ले लिया और इधर भी 1 मिलीमोल ग्लूकोज का ले लिया। ठीक है, तो अब क्या होगा, दोनों की कंसंट्रेशन सेम है, तो ये दोनों क्या है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे, जिसकी वजह से नेट मूवमेंट जो होगा वो कैसा होगा, जीरो होगा। जब दोनों साइड कंसंट्रेशन सेम होता है तो इस कंडीशन को बोलते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम। इसको बोलते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम के अंदर जो नेट मूवमेंट है क्या होगा, नेट मूवमेंट कितना होता है, जीरो होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना, यानी कोई भी इधर से उधर हमें ऐसा नहीं लगेगा कि कोई भी चीज़ इधर से उधर मूव कर रही है। ठीक है, लेकिन अगर वहीं पे अगर मैं यहाँ पे चेंज कर दूँ चीज़ें, मान लेते हैं एक साइड मैंने 1 मिलीमोल ग्लूकोज लिया और दूसरी साइड मैंने 1 मिलीमोल ले लिया, लेट सपोज सेल्यूलोज ले लिया। ठीक है, तो जो सेल्यूलोज है वो ग्लूकोज का पॉलीमर है। ठीक है, तो जो पॉलीमर्स होता है जनरली, वाटर का क्या सीन होता है, वो किस तरीके से मोशन करता है उसको समझ लेते हैं। जैसे सपोज करो ग्लूकोज की बात करें, तो ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, तो होगा क्या कि जो वाटर है, वाटर इस मॉलिक्यूल के ऊपर आके इस तरीके से ऐसे जम जाता है, यानी इसके ऊपर सरफेस पे अटैच हो जाता है। तो जब सरफेस पे अटैच हो जाएगा तो वाटर की जो अवेलेबिलिटी होती है ट्रांसपोर्ट करने के लिए वो कम हो जाएगी। यानी अगर जब सोल्यूट ज़्यादा होगा तो उस कंडीशन में क्या होता है, वाटर पोटेंशियल कम हो जाता है। लेकिन अगर वही बात करते हैं सेल्यूलोज में, तो सेल्यूलोज जो होता है वो ऑस्मोटिकली इनएक्टिव होगा। ये क्या होगा, ऑस्मोटिकली इनएक्टिव है ये। ठीक है, तो जब ये ऑस्मोटिकली इनएक्टिव है, इस कंडीशन के अंदर जो भी इस सेल्यूलोज के मॉलिक्यूल के ऊपर वाटर अवेलेबल नहीं होंगे, जिसकी वजह से यहाँ पे जो वाटर का जो अमाउंट है, H2O का अमाउंट है वो ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, और इधर क्या होगा, वाटर का अमाउंट जो है वो कम हो जाएगा। तो ऑस्मोसिस में हमने क्या पढ़ा था, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन। तो इस साइड जो वाटर पोटेंशियल है, यहाँ पर यहाँ का जो वाटर पोटेंशियल है वो ऑब्वियस सी बात है हाई होगा, और इधर की साइड का जो वाटर पोटेंशियल है हमारा
वाटर पोटेंशियल वो क्या होने वाला है, लो होने वाला है। तो वाटर का मूवमेंट क्या होगा, हाई से लो की तरफ होगा। और अगर हम दूसरा समझने की कोशिश करें यहाँ पे, दूसरा इन द सेंस कि लेट से कि अब ऐसा कर देते हैं कि यहाँ पे हमने सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगाया और यहाँ पे हमने 1 मिलीमोल CaCl2 का लगा दिया और यहाँ पे 2 मिलीमोल हमने NaCl का लगा दिया। अब हम देखना चाह रहे हैं कि वाटर का मोशन किधर से किधर होगा। तो अभी जो कैल्शियम क्लोराइड है ये तो आयनिक है, ये टूटेगा। ये क्या टूटेगा, एक तो कैल्शियम में टूटेगा और दो क्लोराइड मॉलिक्यूल में टूटेगा। और दोनों के कितने कितने मोल होंगे, 1 मोल इसके, 1 मिलीमोल इसके, 1 मिलीमोल इसके। तो टोटल जो प्रेशर होगा ऑस्मोटिक प्रेशर वो किस पे डिपेंड करेगा, आई और सी पे डिपेंड करता है, क्योंकि RT तो कांस्टेंट था। तो आई इसमें कितने हैं, कितने मॉलिक्यूल में टूटा, 3। तो आई की वैल्यू तो 3 हो गई और कंसंट्रेशन इसकी कितनी है, 1। तो इसमें यहाँ पे 3 आ जाएगा। और अगर यहाँ पे बात करें तो NaCl 2 पार्ट में टूटेगा, ठीक है, 2 पार्ट में टूटेगा। तो 2 पार्ट में टूटने पे क्या होगा कि टोटल ये 2 पार्ट में टूटा और कंसंट्रेशन कितनी है, 2। तो इधर आ गया 4। तो इधर ऑस्मोटिक प्रेशर इधर हाई है, इधर ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, लो है। तो वाटर मॉलिक्यूल का जो ट्रांसपोर्ट होगा वो क्या होगा, इधर से इधर की तरफ होगा। यानी यहाँ पे वाटर की जो अवेलेबिलिटी है, वाटर क्या है, वाटर पोटेंशियल ज़्यादा है, इधर वाटर की अवेलेबिलिटी या वाटर पोटेंशियल क्या है, लो है। तो ये इधर से इधर की तरफ मोशन करेगा, ठीक है। तो ये ऑस्मोसिस या हम बोल सकते हैं कि हमने सिंपल डिफ्यूजन वाला जो पार्ट पढ़ लिया है। अब जो हमें डिस्कस करना है वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन करना है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। अदरवाइज ये वीडियो क्या होगा, थोड़ा ज़्यादा लंबा खिंच जाएगा, ठीक है। तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन को हम एक सेपरेट टॉपिक, एक सेपरेट वीडियो लेक्चर में डील करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और